जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का एक महत्वपूर्ण सेशन जो आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सीटेट जो दिसंबर में हमारी 14 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है, उस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें हमने एसएसटी के पॉलिटी के एनसीईआरटी ली है, पॉलिटी के एनसीईआरटी के प्रश्नों को डिस्कस किया है। देखिए, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ नहीं आएंगे और आपको सीटेट परीक्षा क्रैक करनी है, एसएसटी का पेपर क्रैक करना है। तो वीडियो को समझना है, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है। देखिए, हमने एसएसटी की प्लेलिस्ट भी बना दी है, बहुत सारे वीडियोज हमने एसएसटी के बनाए हुए हैं, उन सभी वीडियोज को जाकर देखिए। आप सीटेट की परीक्षा इस बार पक्का क्रैक कर जाएंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। देखिए, सीटेट में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए, समझते हैं प्रश्न को कि आज का हमारा पहला प्रश्न ये है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। देखिए, हमारा जो सीएम होता है उसका चुनाव कैसे होता है। तो ऑप्शन ए है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा होता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है, या फिर प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो आप सभी जानते हैं, आपने किताबों में पढ़ा है और आप चुनाव भी जो हमारे होते हैं चुनाव स्टेट में, उस सबको देखकर आप समझ गए होंगे कि चुनाव जो होता है सीएम का, वो होता है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। देखिए, विधायक जो जीत कर आते हैं उससे हमारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होएगा। एसएसटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, समझना है प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। देखिए, विविधता में एकता, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी, मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन ए है हमारा, BR अम्बेडकर ने किया था, MK गांधी ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा किताबों में, इंग्लिश की किताब है 5th क्लास में ये आता है, 5th क्लास की एनसीईआरटी में ये प्रश्न आता है। तो वो जवाहरलाल नेहरू, किसने इंग्लिश की किताब लिखी है विविधता में, उसमें भी स्टोरी दी है, और एसएसटी में ये प्रश्न बनाया गया है कि किसने लिखा है, किसने दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। तो इसके जो निर्माणकर्ता होंगे वो कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो ऑप्शन 2 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न समझेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। देखिए, वही प्रश्न दूसरे तरीके से दोहरा गया है। देखिए, समझ लीजिए इसको। ये प्रश्न हमारा क्या था कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। अब वही प्रश्न हमने दोबारा से दोहराया, इसका आंसर क्या था, जवाहरलाल नेहरू था। वही प्रश्न दोबारा दोहरा गया है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया। देखिए, प्रश्न का तरीका बदल दिया है, लेकिन आंसर वही होगा हमारा। तो ऐसे हमें एसएसटी में प्रश्न सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो सीटेट में ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो हम इस प्रश्न का आंसर समझेंगे, महात्मा गांधी था, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपने पहले दूसरे प्रश्न में पढ़ लिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था। तो इसमें भी वही राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन प्रश्न का जो था वो आधार बदल दिया, प्रश्न का तरीका बदल दिया। ऐसे सीटेट में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इस पर आप गौर करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। देखिए, विविधता को जो दर्शाने वाला उदाहरण है उसको चयन करना है, समझना है, अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन ए है, एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तो ये विविधता में एकता का उदाहरण है। तो हमें तो लगता नहीं है कि वो क्या रहता है, गरीब परिवार से वास्ता रखता है, और जबकि साइमन का है परिवार एक बहुत अमीर है। अगला देखिए, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। तो ये बात विविधता में एकता की हो गई, ये बात गलत है। परितोष को बंगला
बांग्ला अच्छी आती है वही सुचिता हिंदी बोलती है। वहीं सुचिता क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। डी ऑप्शन हमारा है सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। तो ये बात देखिए, मौका नहीं मिला, एक को मिला एक को नहीं मिला, तो ये विविधता में एकता नहीं हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि परितोष को बंगला अच्छी आती है, यानी बंगला जो भाषा होती है वो अच्छी आती है। वहीं सुचिता को हिंदी बोलती है। सुचिता क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, मिलजुल कर बातें कर रहे हैं, बातें कर लेते हैं। एक वो बंगला सीख जाएगा और वो हिंदी सीख जाएगा। तो ये होता है विविधता में एकता। बहुत सारी भाषाओं का एक जगह उपयोग करना या बोलना समझना, एक दूसरे का संपर्क में रहना, तो ये होता है विविधता में एकता। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ताबड़तोड़ तरीके से सीटेट की तैयारी करनी है, क्योंकि सीटेट दिसंबर को जो परीक्षा होने वाली है वो आप सभी को क्रैक करना है। तो हमने अच्छे अच्छे प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। देखिए अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? देखिए यहाँ पर माँ में ऊ लगने की मात्रा रहेगी, तो मुख्य भाषा है कोंकणी। कोंकणी हमारी जो क्या है, मुख्य भाषा किस प्रदेश की है? कोंकणी। तो देखिए केरल की है, मिजोरम की है, गोवा की है, अरुणाचल प्रदेश की है। तो देखिए केरल में अलग भाषा बोली जाती है, ये नहीं कोंकणी नहीं बोली जाती है। मिजोरम में भी तो ये कोंकणी बोली जाती है। गोवा में कहाँ पर बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? तो वो है गोवा की। आपको सभी को ध्यान में रखना है, गोवा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? देखिए विविधता को बढ़ावा कौन सा ऑप्शन देता है? अपने गांव जाना, ऑप्शन ए में है अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, या फिर अपने त्योहारों को मनाना। तो देखिए विविधता को बढ़ावा देने वाला जो प्रश्न है वो है चाहे जहाँ पर भी रहो अपनी मातृभाषा में बोलना ज़रूरी होता है। ये विविधता को बढ़ावा देता है कि अगर वो अमेरिका में गया तो वहाँ भी मातृभाषा का यूज कर सकता है। जहाँ भी रहता है वो, जिस भी स्टेट में रहता है, वो अपनी जो मदर टंग होती है उसका उपयोग कहीं पर भी कर सकता है। तो ये विविधता को बढ़ावा देने वाला बात है। तो अपनी मातृभाषा में बोलना, ये सब क्या है, विविधता में आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये कथन किसका है? एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये कथन किसने दिया था? ये ए.एल. बासम का है, बी.एम. स्मिथ का है, मैक्स मूलर का है, जवाहरलाल नेहरू का है। तो देखिए यहाँ पर लोग अपना प्रश्न क्या है, गलत कर देते हैं। रॉन्ग प्रश्न को टिक मार देते हैं जल्दीबाजी में। किसमें? जल्दीबाजी में मारते हैं, वो जानबूझकर नहीं मारते, जल्दीबाजी में मार देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं विविधता में एकता जो जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कथन, उसको समझकर वो जवाहरलाल नेहरू मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर अलग होगा। कौन है? बी.ए. स्मिथ है। कौन से है? बी.ए. स्मिथ। तो जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी में प्रश्न को गलत आप कर देते हैं, तो जल्दीबाजी नहीं करना है। तो समझना है प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आया कि वो प्रश्न में पूछा क्या है। प्रश्न को पढ़ना जरूरी होता है, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि सीटेट में प्रश्नों की खेल है, भाषा का खेल होता है इसमें। तो भाषा को आप समझ लेंगे तो आपका प्रश्न राइट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी.एम. स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह कौन सी एक मातृभाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? देखिए वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? वो कौन सी भाषा है? असमी है, बंगला है, मणिपुरी है, या उड़िया है? तो वो कौन सी है? असमी है। कौन सी है? असमी है। असम की भाषा है असमी। तो वो हमारी क्या है? चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है, या फिर भाषा वह संयोजक है जो आप लोगों से आपस में जोड़ती है तथा उसे चिन्हित करती है, या फिर प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है, ये बात भी सही है। भाषा वह संयोजक है जो लोगों को आपस में जोड़ती है और उसे चिन्हित करती है, ये बात भी हमारी सही है।
प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करना, ये बात हमारी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए भारतीय समाज हमारा जो है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, तो वो अनेकता में एकता है, अशिक्षा है, स्वावलंबन है, प्रादेशिकता है। तो देखिए भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो अनेकता में एकता है, अनेक लोगों में एकता की बात हुई है यहाँ पे, अनेकता में एकता, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वसु निर्देश क्या हैं। डी के वसु के जो निर्देश हैं वो क्या हैं। बच्चों को हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश दिए थे, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश थे, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश थे, या फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश थे। तो डी के वसु ने कौन से निर्देश दिए थे, वो दिए थे सी ऑप्शन में, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिए थे कि अगर कोई गिरफ्तार व्यक्ति है, नज़रबंद व्यक्ति है, तो उस पर मारतोड़ नहीं करनी चाहिए, उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ये सब पूछताछ के दौरान पुलिस का पालन करने की से निर्देश दिए गए थे, ऐसे कि वो वहाँ पर मारपीट की जो गिरफ्तारी बंदे हैं उनके लिए कुछ सुझाव दिए गए। तो ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला है एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। देखिए एथेनियन जो था लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं थी। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिकों उपस्थित होते थे, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, या फिर 30 से अधिक उम्र उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थी। तो तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 30 से अधिक उम्र के सभी पुरुष और महिलाएं पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, उनको पूरी नागरिकता प्राप्त थी जो क्या थे, दास नहीं थे, जो गुलाम नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए जल्दीबाजी जल्दी स्पीड से करते हैं क्योंकि ये बहुत हमने 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो स्पीड से करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। देखिए भारत की जो रियासत है, रियासतों का मतलब होता है भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य थे उनको एकीकृत करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका मिलाई थी वो किसने निभाई थी, वो जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने। तो देखिए भारत की जो रियासतें थी यानी छोटे छोटे जो राज्य थे उनको किसने मिलाने में, एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी, वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता कौन सी नहीं है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। देखिए ये प्रश्न क्या है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, तो यहाँ पर इस प्रश्न से समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या होता है। धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, या फिर अधार्मिकता है, राज का संबंध किसी धर्म से नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का जो संबंध होता है वो किसी भी धर्म से नहीं होता है। यहाँ पर कोई धर्म नहीं मान्य है, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी धर्म हो, वो सबके लिए कोई धर्म नहीं होता। क्या है, इंसान एक बनकर रहना चाहिए, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। तो आदर्श स्थितियों को दर्शाना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरण को प्रस्तुत करना, या शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्मृति। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना,
ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम चुने गए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला हमने लिया है प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न, कथन वाले प्रश्न सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी। तो लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला का हमारा कथन है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो देखिए ये बात हमारी सही है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो ये बात सही है, प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो ये बात हमारी सही है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जाती हैं, सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए ये बात भी सही है कि सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जाती हैं, ऐसे सरकार नहीं बदली जाती जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों बातें हमारी सही कही गई हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऐसे प्रश्न सीटेट परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए हमने 70 प्रश्न को डिस्कस किया है। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। सीटेट के एसएसटी के बहुत सारे वीडियोज हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें देखिए जाकर, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत सारे एसएसटी के हमने वीडियोस बना रखे हैं, उनको जाकर जरूर देखिएगा। सीटेट परीक्षा क्रैक कराने में आप सभी के लिए बहुत मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तानाशाही में तानाशाह के लिए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने में आवश्यकता नहीं होती। ये बात गलत बात पूछी है यहाँ पर, क्या है गलत बात पूछी है। तो तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते, प्रश्न कर सकते हैं। और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। तो ये बात भी सही है। तो देखिए यहाँ पर दिए तानाशाह, जो तानाशाही क्या होती है, तानाशाही वो होती है जो पहले शासक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो उनका तानाशाह चलता था लोगों पर। तो यहाँ पर उसने पूछा कि गलत कथन क्या है। तो यहाँ पर पहले कथन में दिया है कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो प्रश्न नहीं उठा सकते, वहाँ पर लोग कोई भी लोग प्रश्न नहीं उठाते थे। तो यहाँ पर ये हमारी बात सही कही गई है। तो ये बात ही हमारी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा समझ लेते हैं, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने में आवश्यकता नहीं होती थी। देखिए तानाशाह ने, जो हमारा शासक होता था, वो जो भी निर्णय लेता था उसमें किसी को भी कोई आपत्तिकरण नहीं होती, उसको कोई स्पष्टीकरण वो नहीं देता था, कोई भी सबूत नहीं देता था। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते। देखिए तानाशाह जो नियम बनाता था उन पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न नहीं कर सकता था। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित थी। जो भी अंतिम निर्णय होता था वो तानाशाह ही लेता था और कोई इंसान उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता था। तो देखिए ये हमारी तीनों बातें बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पर हमारा गलत प्रश्न पूछा है, गलत कथन पूछा है, तो हमारा है पहला ऑप्शन, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पर गलत है, क्योंकि प्रश्न नहीं उठा सकते। तो यही हमारी गलत बात पूछा गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था। तो देखिए वो था पंडित नेहरू, एम.एन. राव, एस.ए. डांगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित नेहरू। कौन था? पंडित नेहरू थे। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन थे? तो वो थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपरोक्त सभी। तो देखिए संवैधानिक सरकार का मतलब होता है जो संविधान के बलबूते पर चलती है, इसके संविधान के नियमों के हिसाब से चलती है, उसको संवैधानिक सरकार कहते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, तो ये बात हमारी सही है। कानून के अनुसार सरकार, ये बात भी सही है। लोकतांत्रिक सरकार, ये बात भी हमारी तीनों कथन सही है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसका अर्थ यही होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है। तो वो शिवसेना नहीं है। कौन सा नहीं है? शिवसेना नहीं है। राष्ट्रीय दल में क्या है? शिवसेना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन शिवसेना हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय दलों में नहीं आती। इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है? कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है? तो वो हमारा है लोगों का आध्यात्मिक विकास करना। लोगों का आध्यात्मिक विकास करना ये राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है। ये अपनी विचारधारा पर प्रचार करना ये उद्देश्य है। लोकमत का निर्माण करना ये भी उद्देश्य है। सरकार बनाने की आकांक्षा ये राजनीतिक दल का उद्देश्य है। तो नहीं पूछा है, यहाँ पर निगेटिव आंसर पूछा है, तो लोगों का आध्यात्मिक विकास करना ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 23 नंबर प्रश्न, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र। जहाँ पर क्या है, वोटिंग होती है, वोट पड़ते हैं, मत दिए जाते हैं, वो हमारा होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 1789 में फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? दांतों ने, रोबेस्पियर ने, मिराबो ने या फिर मरात ने? तो देखिए 1789 में जो थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया था वो किया था मिराबो ने। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे क्या कहा जाता है? वो प्रभुसत्ता होती है, राजतंत्र होता है, स्वेच्छाचारी होता है या धर्मनिरपेक्षता होती है? देखिए प्रश्न को समझना है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। यानी देखिए एक प्रश्न पहले भी यहाँ पर बन चुका है कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, उसका क्या अभिप्राय होता है? तो वो होता है जहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं माना जाता है, सबको समान माना जाता है, वो होता है धर्मनिरपेक्षता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक के संबंध में गलत है? तो देखिए कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है, वो क्या है हमारा? लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। एक शासक के पास देश का शासन करने में संपूर्ण ताकत नहीं होती है। अलग अलग यहाँ पर मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्या है, ये बात हमारा गलत है। यहाँ पर लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, ये बात सही है। लोकतंत्र में जो भी अगर गलत निर्णय लिया गया है उस पर प्रश्न उठा सकता है इंसान। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद को नेता चुनने में छूट होती है, ये बात सही है। कोई भी अपनी पसंद का नेता चुन सकता है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, तो ये बात सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारी सही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा गलत है, तो गलत ही यहाँ पर पूछा गया है, तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। अगला देखिए 27 नंबर, भारतीय राज्य सरकार की किस प्रकार की है? भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? अध्यक्षात्मक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, साम्यवादी सरकार है, पूंजीवादी सरकार है? तो देखिए भारतीय राज्य की जो सरकार होती है वो किस प्रकार की है? लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। किसकी होती हैं? लोकतांत्रिक सरकार। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो संघवाद से तात्पर्य हमारा देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ। देखिए देश को चलाने की राज्यों का जो संघ होता है, जो राज्यों का झुंड होता है, वो होता है हमारा संघवाद। अगला देखिए, अगला है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है डैश है। यहाँ पर डैश की जगह कुछ आएगा, तो यहाँ पर भारतीय राजतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? तो देखिए वो है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। क्या है? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, ये भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, इसको समझेंगे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो देखिए बहुजन समाज पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को या उपरोक्त सभी को? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उन सभी को इस प्रश्न का आंसर जरूर पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और
साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। और हमने सीटेट एसएसटी का प्लेलिस्ट बना रखा है, सीडीपी का प्लेलिस्ट बना रखा है, उन सभी वीडियोज को जाकर देखें। एसएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए पड़े हुए हैं, उनको जाकर देखिए। सीटेट दिसंबर क्रैक कर आप जल्दी से कर जाएंगे, क्रैक जरूर कर जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो हमने लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, एसएसटी के, पॉलिटी के, जितने भी हमारे हिस्ट्री के सभी प्रश्न हैं। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।